विद्यालय पथरिया के इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के इस आयोजन में इस महाविद्यालय की प्राचार्य सम्माननीय प्रोफेसर संध्या पिंपले मैडम जी, इस महाविद्यालय के IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनय कुमार वर्मा जी और आज के इस सेमिनार में दूसरे वक्ता के रूप में पधारे हुए वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत सोनी जी जो झांसी से यहाँ उपस्थित हुए हैं, साथ ही इस पूरे इंटरनेशनल सेमिनार की पूरी टीम और इसके कन्वीनर डॉक्टर प्रशांत सोनी। सर्वप्रथम तो आप सबको बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई एवं मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस विषय को लेकर के पथरिया जैसी जगह में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार किया है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और इस कॉलेज के लिए भी एक IQAC में ये चीज़ जुड़ेगी जो आगे जाके इस महाविद्यालय के छात्रों के लिए और महाविद्यालय के लिए जो है बहुत अच्छे रूप में सामने आएगी। मैं पुनः एक बार आप सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और विशेष रूप से डॉक्टर प्रशांत सोनी जी को, जिनके कहने पर आज मुझे यहाँ मौका मिला आकर के अपनी बात रखने का। उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया और प्राचार्य मैडम को। वास्तव में यहाँ जो छात्र बैठे हुए हैं, मैं सर्वप्रथम उनसे कहना चाहूँगा कि आपके महाविद्यालय में इस सेमिनार को करके आप सबके बीच में एक अलग जगाने का कार्य किया गया है। महाविद्यालयीन स्तर के ऊपर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के बच्चों को, खासतौर से जो स्नातकोत्तर छात्र हैं, उन छात्रों को प्रोत्साहित करता है कि वो अपने आने वाले समय में अपनी दिशा का निर्धारण कर सकें। बहुत आवश्यक है कि हमें किस दिशा में जाना है, इससे उनको एक गाइडलाइन मिलती है, उनको एक दिशा मिल जाती है कि हमें कहाँ जाना है। आप निश्चित रूप से इस सब से प्रेरित होंगे और आने वाले समय में आप अपनी दिशा का निर्धारण करेंगे। अब मैं आता हूँ अपनी बात पर। जैसे ही डॉक्टर प्रशांत सोनी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और कहा कि आपको आना है, हमारे PG के छात्रों को, महाविद्यालय को कुछ कहें, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि इतना व्यापक विषय और इस विषय को आप सबके सामने, खासतौर से जो हमारे बच्चे हैं, ये सेमिनार बच्चों के लिए होता है। हम सब शिक्षक गण तो उसमें जुड़े ही रहते हैं, उनको कुछ मिले, उसी चीज़ को ध्यान में रख कर के मैंने अपने विषय का निर्धारण यहाँ पर किया। आप देख रहे होंगे इसमें सतत विकास में भारतीय संस्कृति की भूमिका। आप पिछले एक दशक से देख रहे होंगे कि जहाँ हमारी टेक्नो संस्कृति का और एक डेवलपमेंट की जो धारा बह रही है, उससे जहाँ हमारे कुछ फायदे हुए, वहाँ बहुत सारे नुकसान भी हुए। और इस डेवलपमेंट के लिए केवल भारत में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं और उनके जो परिणाम हमें देखने को मिले हैं, निश्चित रूप में हमारी भारतीय संस्कृति उसमें एक अहम भूमिका रखती है। क्योंकि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे जो वेद हैं वो पूरे के पूरे वैज्ञानिक तौर पे खरे उतरे हैं। उनमें जो कही गई बातें हैं, भारतीय संस्कृति में जो वेदों का स्थान है वो श्रुति के रूप में है, रिटन में कहीं नहीं है। उसके बाद जो पुराण और हमारी भारतीय संस्कृति के नई नई चीज़ें आई हैं, विभिन्न धर्मों का उद्भव हुआ है, वो भले ही चाहे जहाँ से हुआ हो उन्हीं की लाइन्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सतत विकास में हमारी संस्कृति उसको
बनाए रखने में सक्षम हैं। कैसे सक्षम हैं, क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जो समय मुझे मिला उसमें मैंने जो देखा, और एक बॉटनी की दृष्टि से, एक बायोलॉजी की दृष्टि से कि कैसे हम इसको बता सकते हैं अपने बच्चों को, उसके लिए यहाँ पर हमने भारतीय संस्कृति की भूमिका के बारे में यहाँ कहा। हम सब इकोलॉजी पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व का कोई भी प्राणी हो वो प्रकृति से पृथक नहीं रह सकता। उसकी जितनी अनिवार्य जीवन के लिए आवश्यकताएं हैं वो पूरी की पूरी इसी प्रकृति के द्वारा ही पूर्ण होती हैं। और ये हमारी सोच है कि अगर कुछ काम हम ऐसे करेंगे जिससे प्रकृति का कुछ बिगड़ेगा, तो प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ता है। अगर कुछ बिगड़ेगा तो इस प्रकृति में रहने वाले उन समस्त जीवों का बिगड़ेगा जो अपने कार्य के परिणामों के फलस्वरूप इस प्रकृति का दोहन करेंगे या विद्वेष करने की उसके साथ भावना रखेंगे। एक पहली स्लाइड जो यहाँ पर है इसको आप देखें, ये एक उपनिषद का एक छोटा सा श्लोक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक बायोलॉजी के व्यक्ति को, बायोलॉजी के टीचर को मैं समझता हूँ इसका समझना बहुत अधिक आवश्यक है। जो पीजी के छात्र यहाँ बैठे हुए हैं वो किसी भी रिदिम से हों, चाहे वो किसी भी फैकल्टी के छात्र हों, इस चीज को समझने की चेष्टा करें कि वह जो परम ब्रह्म है, जो दिखाई नहीं देता है, अनंत है और पूर्ण है। यहाँ परम ब्रह्म का तात्पर्य नेचर से है। जो नेचर है उसको हम फील कर सकते हैं। हवा, हमें केवल ये लगता है कि हवा चल रही है, हवा रुकी हुई है, हम उसको फील कर सकते हैं। ऊर्जा फील कर सकते हैं। तो जो परम ब्रह्म है, जो दिखाई नहीं देता, वो अनंत और पूर्ण भी है। और इस जगत में अनंत और पूर्ण, और ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो जगत है, जो पृथ्वी है, जिसके ऊपर ये सब जीव हैं, ये भी अपने आप में पूर्ण है। तो सृष्टि और इकोलॉजी क्या कहती है कि परम ब्रह्म पूर्ण से दृश्य जगत पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। अर्थात पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। और जो चीज पूर्ण है उसका हम क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका मतलब जो कंप्लीटली एक इकोसिस्टम हमारा है, जो हमारी इकोलॉजी है, उसके जितने भी घटक हैं वो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह से है जैसे एक मकड़ी का जाला होता है। हमें लगता है कि हमारा क्या फर्क पड़ना है, अगर इसका एक तार हम जोड़ भी देंगे या तोड़ देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। और उसके परिणाम उस पूरे जाले को, और दूसरे शब्दों में कहें तो इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले प्रत्येक जीव को भुगतने पड़ते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, अभी जब मैं पथरिया चला आ रहा था, बड़ा मलहरा के आगे निकला, सुबह का जो कि टाइम था, करीब 6, साढ़े 6 बजे के आसपास में निकला। मेरे विद्यार्थी मेरे साथ में थे तो कुछ लोग झाड़ू लगा रहे थे। तो मैंने अपने विद्यार्थियों से कहा, मैंने कहा जरा गौर से देखो ये झाड़ू लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो अपने दरवाजे का पूरा कचरा लेके सड़क के ऊपर फेंक रहे थे। अपना दरवाजा साफ कर रहे थे और रोड पे डाल रहे थे। उनके दृष्टि में केवल इतना था कि मैं अपना दरवाजा साफ कर रहा हूँ, रोड पे डालने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। एक गाड़ी निकलेगी और वो हवा से फिर आपके घर के दरवाजे में पहुंच जाएगी। लेकिन वहां तक सोच जो है वो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं होगी। ये जो पृथ्वी है ये हर व्यक्ति की पर्याप्त जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन किसी का लालच नहीं कर सकती। और वर्तमान परिस्थितियों में जब से हम कहते हैं ये कलयुग आया है, कलयुग की पहचान यही है कि हर व्यक्ति की जो मानसिकता है वो अपने तक सीमित हो गई है। हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए है, हमें क्या फायदा है। तो जब हम अपने बारे में सोचेंगे तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि दूसरा भी अपने ही बारे में सोच रहा होगा, आपके बारे में नहीं सोचेगा।
इसलिए हमारी सोच अगर सबके बारे में है तब तो ठीक है, और यदि अपने बारे में तो नहीं है। तो उस लालच की पूर्ति जो है वो ये पृथ्वी नहीं कर सकती है। ये पृथ्वी आपको पानी देती है, ये पृथ्वी आपको भोजन देती है, इस पृथ्वी पे आपको रहने का आश्रय देती है, आपकी उन सभी समस्त जरूरतों की पूर्ति करती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। लालच की पूर्ति नहीं करेगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वाह मेरी तो समस्त पूर्तियां होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी नेचर के संदर्भ में। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि के ऊपर जितने भी जीव हैं वो समस्त जीवों को अगर हम देखें पंच तत्वों से बने हुए हैं। कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा पंचतंत्र ते बना अदम शरीरा। किसी भी जीव का जो शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है, अग्नि से बना हुआ है, आकाश से बना हुआ है, हवा से बना हुआ है। और किसी भी राष्ट्र की जो संपदा होती है वो यही तत्व होते हैं। अगर उस राष्ट्र की संपदा में हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, खनिज, नदियां, तालाब, झीलें, सौंदर्य, वन्य जीव ये ना हो, बायोडाइवर्सिटी ना हो, तो वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का जो नेचर का बैलेंस है वो स्वतः बिगड़ जाएगा। इसलिए जो हमारे नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जो हमारे अजैविक तत्व हैं, वो किसी भी देश की समृद्धता का प्रतीक होते हैं और इनको हमें ध्यान रखना चाहिए। और यही एक यूनिट के रूप में हमारे शरीर के अंदर है। इस सूक्ष्म चीज से हम समझ सकते हैं कि एक चीज तो है कि अगर इन पंच तत्वों में से कोई भी एक तत्व इम्बैलेंस हुआ या असंतुलित हुआ तो उसका प्रभाव कहीं पड़े ना पड़े मेरे ऊपर अवश्य पड़ेगा, उस शरीर के ऊपर अवश्य पड़ेगा जिससे ये बना हुआ है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में है। छात्रों जरा यहाँ ध्यान दीजिए, आपके लिए ही मैं आया हूँ, बात मत करें। कॉर्नर में सेकंड रो में तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दें। प्रकृति और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जो सृष्टि की सहायता से आगे बढ़े। ऐसा आज नहीं हो रहा, हमेशा होता रहा है। नेचर है, उसके साथ कल्चर डेवलप होगा। व्यक्ति हैं, जीव हैं, तो प्रकृति का दोहन भी होगा और इस दोहन के साथ साथ संस्कृति का पोषण भी होगा। ये हमेशा से होता रहा है। भारतीय संस्कृति पर्यावरण, लोक जीवन और लोक व्यवहार इन सभी को सुरक्षा प्रदान करती है। हर जीव के लिए एक संतुलित आवास पैदा करती है। अगर हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, प्रदूषण रहित होगा, तो निश्चित रूप से हम सभी भी अच्छी तरह से उसका लाभ ले सकेंगे। भारतीय संस्कृति में आज से नहीं, अनादिकाल से ये चला रहा है कि हमारे जो पंच जन्य हैं, हमारे जो पंच तत्व हैं, उन सबको हमने देवता तुल्य माना है। हम उनकी पूजा करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। हम मिट्टी की पूजा करते हैं, हम अग्नि की पूजा करते हैं, पवन की पूजा करते हैं। उन सब में हमारा निहित चूंकि छुपा हुआ है, इसलिए हम उनको देवता के समान माना हुआ है। और यही कारण है कि भारत जैसे देश की जो संस्कृति है वो पुरातन समय से चली आ रही है और उसने हमारे विचारों को कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत शुद्ध करके रखा है, चाहे वो जितनी भी अशुद्ध हो जाए। और इस प्रकृति के माध्यम से ही हम सभी जीवों की मंगल कामना करते हैं और आगे की तरफ ये चाहते हैं कि सब प्रसन्न रहें, सब सुखी रहें, किसी तरह का कोई पर्यावरण प्रदूषण ना हो। लेकिन चूंकि मानव मात्र लालच का पात्र, हमेशा हर चीज में कुछ ना कुछ ये देखता है कि इससे मुझे क्या मिलना है, और उस लालच के कारण वो किसी ना किसी तरह से इस प्रकृति में बदलाव करने की कोशिश करता है। यहाँ एक स्लाइड है जो बैलेंस को प्रदर्शित कर रही है। नेक्स्ट। अगर इसमें देखें, हम सभी जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल एक ही ऊर्जा का स्रोत है और वो सूर्य है। और इस सोर्स के द्वारा इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों, चाहे वो किसी भी जीव हो, चाहे वो जल में हो, चाहे थल में हो,
और जो दूसरे पंच तत्व हैं उन सबके बीच में एक समन्वय बना के रखते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, और उस कोऑर्डिनेशन और समन्वय के प्रतिरूप ही हम सभी बड़ी आसानी के साथ सांस लेते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रसन्न रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और इसका एक जीवंत उदाहरण आज से 2 वर्ष पहले हम आप सबने देखा है। कोविड-19 पूरा विश्व हाहाकार कर रहा था। कितनी कैजुअलिटी छोटे छोटे और अधिक से अधिक जगह पे हुई, और आदमी एक सांस के लिए और ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा। तो ये जो अनिवार्य तत्व हैं इनकी अपनी अहम भूमिका है, इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, और इनके संतुलन को बनाए रखना हमारा अपना एक अनिवार्य दायित्व है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम आपको याद होगा एक युग निर्माण योजना का एक कोटेशन हुआ करता था कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। आज तत्कालीन परिस्थितियों में हम दूसरे को सुधारने का प्रयास करते हैं, स्वयं नहीं सुधरते हैं। और ये टॉप टू बॉटम तक है, जो ऊपर से बैठा हुआ है नीचे तक, और नीचे वाला ऊपर का एग्जाम्पल देता है कि जब वो जो ये काम कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, भाई मेरे को क्या दिक्कत है। इस चीज को देखना चाहिए। इस अनसस्टेनेबल लाइफ स्टाइल, प्रोडक्शन और कंजप्शन पैटर्न के लिए एक भयानक दंड अब इस पूरी पृथ्वी में देखना शुरू हो गया है। हम आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके कारण हमारे रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जो गांव में रहता है वो तहसील में रहता है, वो और बड़े स्थान की तरफ जाता है। तो सब अपने से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारी सबकी जड़ें उस छोटे स्थान से शुरू होती हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, एक तत्कालीन उदाहरण, ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, अभी 6 और 7 फरवरी को सीरिया तुर्की के अंदर जो अर्थक्वेक भूकंप आया, उसकी तस्वीर किसी से छिपी नहीं है, सभी छात्रों ने देखा होगा। और उसको अगर आप देखें तो पृथ्वी 10 से 12 फीट गहराई में अपने आप धसक गई, और कई मंजिल इमारतें ऐसे ढह गई जैसे किसी ने 10 पापड़ रख के ऊपर से हाथ रख दिया। ये नज़ारा आपके सामने इस बिल्डिंग में देखिए। ये एक 18 मंजिल बिल्डिंग थी, और नीचे कैसे ढेर बन गई। ये जो एग्जाम्पल हमारे सामने, ये बहुत भयावह है। इससे पहले भी हमने इससे कमतर और भी देखे हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर बाढ़ का आना,